क्या तुम्हें पता है कि इस जहाज के सेफ्टी फीचर टाइटैनिक से भी अच्छे थे, फिर भी ये जहाज डूब गया। कड़कड़ाती ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच सैकड़ों लोग एक जहाज पर फंसे हुए थे। हर बीतता हुआ पल उन्हें मौत के करीब ढकेल रहा था, क्योंकि जहाज डूब रहा था। तो क्या ये बच पाएंगे? हम सभी को पता है कि अंटार्कटिक ओशियन में बहुत सारे आइसबर्ग मिलते हैं और इन्हीं आइसबर्ग से टकराकर 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था, जिसे अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। टाइटैनिक के डूबने के बाद लोग जहाज को इस एरिया में लाना ही नहीं चाहते थे। यहाँ तक 50 सालों तक कोई जहाज अंटार्कटिका नहीं गया था, पर लोग अंटार्कटिका विजिट करना चाहते थे। वो बर्फीले पहाड़ों को देखना चाहते थे। ये देखकर एक स्वीडिश अमेरिकी बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लाइड को बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब एरिक एक ऐसा जहाज बनवाना चाहता था जो आसानी से इस बर्फ की लेयर को चीरते हुए लोगों को अंटार्कटिका ले जा सके और वो मोटा प्रॉफिट कमा सके। 1960 में एरिक जहाज बनवाने का ऑर्डर दे देता है। इसने इस जहाज का नाम लिंडब्लाइड एक्सप्लोरर रखा था। फाइनली 1969 में ये जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ये 240 फीट लंबा और करीब 2300 टन का था। हाँ, ये साइज में जरूर टाइटैनिक से छोटा था, पर इसके सेफ्टी फीचर टाइटैनिक के ही जैसे थे। इसमें भी टाइटैनिक के जैसे डबल हल का यूज किया गया था और इसकी डिजाइन एकदम यूनिक थी, क्योंकि उस समय आमतौर पर जो जहाज बर्फीले इलाकों के लिए बनाए जाते थे उनमें ये आइस ब्रेकर जरूर लगाया जाता था, क्योंकि यही बर्फ की लेयर को तोड़ता था। पर इस जहाज में आइस ब्रेकर नहीं लगाया गया था और इसे खासकर बर्फीले इलाकों के लिए ही बनाया गया था। इसे डिजाइन ही कुछ इस प्रकार से किया गया था कि इसके सामने आने वाली बर्फ की लेयर इसके वेट से ही टूट जाती थी। न्यू डिजाइन और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी फीचर की वजह से ये जहाज लोगों के बीच बहुत जल्द फेमस हो गया और लोग भी इस पर भरोसा करने लगे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिक ओशियन में कई जहाजों को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया। एरिक ने इसका नाम लिंडब्लाइड एक्सप्लोरर रखा था, पर समय के साथ इसके मालिक बदलते गए, जिस वजह से इस जहाज के नाम भी बदलते गए। आखिरी बार 2004 में इसे जीएपी एडवेंचर कंपनी ने खरीदा। इसने इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रख दिया। 2007 तक ये जहाज 250 बार अंटार्कटिका विजिट कर चुका था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि 251th जर्नी द लास्ट जर्नी है इस जहाज की। A Canadian cruise ship has sunk off Antarctica. Dozens of researchers and tourists rang in the new year on frozen Antarctic tundra, still stuck on a ship locked. It felt like a rocket hit the ship. The entire ship kind of reverberated for a couple of minutes, just kind of shaking, and then after that it went completely still, like dead silent. 11 नवंबर 2007 को एमवी एक्सप्लोरर 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर को लेकर 19 दिन के सफर पर निकलता है। ये जहाज अर्जेंटीना के उसोया शहर से चलता है और इसे फ्लैकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड को क्रॉस करके अर्जेंटीना पहुंचना था। इस जहाज के कैप्टन बेंट वाइमन कई बार बर्फीले समुद्र में जहाज ले जा चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से पैसेंजर खुद को सेफ मान रहे थे। पर पैसेंजर को ये नहीं पता था कि कैप्टन ही हमारी जिंदगी को खतरे में डालने वाला है, क्योंकि जहाज का प्लान रूट ये था, पर कैप्टन इस प्लान रूट से हटकर नए रास्ते पर जहाज को ले जाने लगे। लेकिन कैप्टन ने ऐसा क्यों किया था ये आगे पता चलेगा। 22 नवंबर की शाम सूरज ढलने के बाद कैप्टन अनाउंस करते हैं, शिप अब थोड़ी देर बाद बर्फीले रास्ते पर चलने वाली है, तो इस बीच आपको बर्फ टूटने की आवाज सुनाई दे सकती है, जिससे आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। तो कृपया इस चीज को आज रात के लिए जैसे भी करके बर्दाश्त करें और कल सुबह होते ही हम इस रास्ते से आगे निकल जाएंगे और आराम से एंटार्क्टिका पहुंच जाएंगे।
इसके बाद सभी पैसेंजर अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी इस एरिया में नवंबर दिसंबर के महीनों में टेम्परेचर माइनस में रहता है। घने बादल और कोहरा छाया रहता है कि इन महीनों में जो एरोप्लेन इस एरिया से निकलते हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इन्हीं घने बादलों में फंसकर 1972 में एक प्लेन क्रैश हो गया था। इस प्लेन के जिंदा बचे हुए पैसेंजर अपने साथियों और दोस्तों की डेड बॉडी खाने पर मजबूर हो गए थे। ये रियल स्टोरी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस पर हमने फुल वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखना। रात के 10 बज चुके थे, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिस वजह से जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब जहाज पतली बर्फ की लेयर को क्रॉस कर चुका था और मोटी बर्फ की लेयर के एरिया में पहुंचने वाला था। तभी जहाज में से एक जोरदार आवाज आती है और जहाज वहीं रुक जाता है। ये आवाज इतनी तेज थी कि जो लोग अपने अपने कैबिन में सो रहे थे वो सभी जग जाते हैं। कैप्टन ने पहले से अनाउंस कर रखा था, इसलिए सभी लोग सोचते हैं कि ये बर्फ टूटने की आवाज थी। यहाँ तक कैप्टन को भी नहीं पता था कि ये कैसी आवाज थी और कौन सी मुसीबत आने वाली है। कैप्टन ये सब इग्नोर करते हैं और जहाज को आगे बढ़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद जहाज में से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जब कैप्टन वहां जाकर देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जो आवाज आई थी वो आइसबर्ग के टकराने की आवाज थी और इस कोलिजन में जहाज के हल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से बहुत तेजी से पानी जहाज के अंदर आ रहा था। धीरे धीरे पानी पूरे जहाज में फैलने लगता है और ये सब देखकर कैप्टन रियलाइज करते हैं कि ये जहाज अब डूब जाएगा। ये देखिए, अभी एमवी एक्सप्लोरर यहाँ पर है। जहाज से सबसे नजदीक आइलैंड ये है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस 46 किलोमीटर है। इस जहाज की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि इस खराब कंडीशन के साथ 46 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना इम्पॉसिबल था, जिस वजह से कैप्टन तुरंत पैसेंजर को लाइफ बोट में उतारने का ऑर्डर दे देते हैं। All passengers, please assemble in the Penguin Lounge in warm clothing and life jackets. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाहर का टेम्परेचर इतना माइनस में था कि ये लोग ज्यादा देर तक लाइफ बोट पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से कैप्टन पास के जहाजों को SOS सिग्नल भेजने लगते हैं ताकि जो जहाज ज्यादा नजदीक हो वो आकर इन लोगों को बचा ले। एमवी एक्सप्लोरर के द्वारा भेजा गया SOS सिग्नल HMS इंडोर और नॉर्वेजियन क्रूज ये दो जहाज रिसीव करते हैं, जिनमें से नॉर्वेजियन क्रूज तुरंत अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और एमवी एक्सप्लोरर की हेल्प करने के लिए चल देता है। इधर जहाज में पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब पानी सेपरेटर रूम में जाने लगता है। सेपरेटर रूम वो रूम होता है जिसमें से पूरे जहाज को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिस वजह से कुछ ही देर में एक जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज की बिजली चली गई थी और जहाज का इंजन बंद हो गया था। अब तक जहाज बर्फीले एरिया से निकल चुका था, पर बर्फीले एरिया के इतने नजदीक था कि अगर जहाज को आगे नहीं बढ़ाया गया तो कुछ ही देर में हवा की वजह से ये जहाज फिर से बर्फीले एरिया में चला जाएगा, जिस वजह से कैप्टन इमरजेंसी इंजन चालू करने के लिए बोलते हैं। खैर 2-3 प्रयासों में इमरजेंसी इंजन चालू हो गया था और एक बार फिर से जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। इसी के साथ जहाज में पानी का लेवल भी बढ़ रहा था, जिस वजह से ये जहाज एक ओर झुकने लगता है। कुछ ही देर में एक बार फिर से शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसके बाद जहाज बहुत तेजी से डूबने लगता है। ये सब देखकर कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर जहाज को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। फाइनली
कैप्टन और साथ ही क्रू मेंबर लाइफ बोट पर आ जाते हैं। धीरे धीरे ये जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। अगली सुबह 23 नवंबर को इन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद जीएपी एडवेंचर कंपनी जिसका ये जहाज था वो इन्वेस्टिगेशन कराती है तो उसे कुछ चौंका देने वाली बातें पता चलती हैं। ये जहाज जिस आइसबर्ग से टकराया था वो 15 फीट पानी के ऊपर और 45 फीट पानी के नीचे था। जहाज पर जो कट लगा था वो 11 फीट लंबा था। बस थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए कैप्टन एक अनजान रास्ते पर टर्न ले लिए थे और अच्छी बात ये थी कि इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई थी। ये वही वीडियो है जिसके बारे में हमने इस वीडियो के बीच में बताया था। इस पर क्लिक करो और चलो वहीं मिलते हैं।